आप उसके आगे कॉन्टिन्यूशन में लिखेंगे बेटे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन there is an inverse relationship between price of foreign exchange मतलब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड quantity demanded of foreign exchange. That means when foreign exchange rate rises, demand for foreign exchange falls, and vice versa. बेटे यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट इतना है तो इतनी क्वांटिटी, रेट कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा। R1 R2 यहाँ पे बेटे $1.60, $1.55 है। इतनी क्वांटिटी थी 60 के ऊपर। जैसे ही रेट कम हो गया बेटे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, Q2 पे आ गई। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और यहाँ पे आप लिखेंगे बेटे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप लोग नोट कर लें एक बार।
अब तक तो आपने नोट कर लिया होगा बेटे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको इनफ्लो कहेंगे। और बेटे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि जहां मैं फॉरेन एक्सचेंज लिखूं वहां पे आप उसको डॉलर एज्यूम कर लो कि सप्लाई ऑफ डॉलर, यानी इनफ्लो जो इंडिया में आ रहा है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये है रामलाल। ये पिछले 1 साल से यूएसए में थे। ये लास्ट 1 साल से यूएसए में थे। बेटे रामलाल यूएसए में है। लास्ट 1 साल से रामलाल यूएसए में बेटे कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और इन्होंने पिछले 1 साल में 10,000 डॉलर कमाए। अब ये वापस बेटा रिटर्न इंडिया आ रहे हैं। अब ये बेटे वापस आ गए इंडिया। मान लो बेटे आज मैं इनको कहता हूं कि $1 का रेट 60 रुपीज। अगर आज रामलाल रामलाल बेटे इस रेट पे अपने 10,000 डॉलर को 60 रुपीज से मल्टीप्लाई करें तो बेटे 6 लाख रुपए होते हैं जो उसको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बेटे इसको ये कह दूं, अगर मैं इसको ये कह दूं कि $1 75 का होगा। आप यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूं। तो बेटे अगर मैं कहूं कि $1 75 रुपीज का होगा, और 75 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो $10,000। नहीं बेटे वो कल आएंगे, आज नहीं आए, कल आएंगे। बेटे आपके भी कल ही आएंगे, आज बारिश की वजह से वो नहीं आए थे, कल आएंगे। अगर मैं कहता हूं बेटे $10,000 75 रुपीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7,50,000। अब आप बेटा देखो जरा, आप लोग खुद समझदार हो, आप सोचो कि रामलाल 60 रुपीज पे आज कन्वर्ट करा सकता है। अगर वो एक दिन वेट करे तो डॉलर का रेट 75 होने वाला है। डॉलर का रेट 75 होने वाला है। ऐसा मार्केट में प्रिजम्पशन ली जा रही है कि डॉलर का रेट कल इंक्रीज होगा। तो बेटे रामलाल ना 60 रुपीज के ऊपर डॉलर को एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब वो इसको इनफ्लो में कन्वर्ट नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कल तक का वेट करता हूं, मैं 75 रुपीज पे जब डॉलर का रेट हो जाएगा मैं उसको तभी कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे रामलाल को ऑलमोस्ट 1,50,000 का फायदा होने वाला है। ऑलमोस्ट 1,50,000 का फायदा हो जाएगा। 6 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं, वो बेटे वो 7.5 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ उसको एक दिन का वेट करना है। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि जब डॉलर का रेट इंक्रीज होता है तो हम डॉलर की जो सप्लाई होती है उसको इंक्रीज करते हैं। हाँ बेटे मैंने अभी आपके सामने दिखाया।
क्योंकि हमारे को फायदा होने वाला होता है। हम वेट कर लेते हैं डॉलर का रेट इंक्रीज होगा तभी हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तभी सप्लाई ज्यादा करेंगे। लेकिन सर अगर फ्यूचर में डॉलर का रेट कम होने वाला होगा तो बेटे हम फ्यूचर के अंदर डॉलर की सप्लाई कम करेंगे, हम उसको आज ही कन्वर्ट करा लेंगे। मतलब सर बेटे मान लो अगर हमें ऐसा पता लगे कि एक दिन के बाद एक डॉलर की वैल्यू 55 हो जाएगी, यानी अगर मैं एक दिन के बाद अपने $10,000 को कन्वर्ट कराता हूँ 55 रुपीज में, तो बेटे ये 5,50,000 हुआ। आज मेरे को मिलेंगे 6 लाख रुपए, आज मेरे को मिलेंगे 6 लाख रुपए बेटे, और कल मेरे को मिलेंगे 5,50,000, यानी कम हो जाएगा 50,000। तो मैं कल तक का वेट क्यों करूंगा बेटे, मैं तो उसको आज ही क्या करूंगा, कन्वर्ट करा लूंगा ना। तो यानी सर यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, और डिमांड वाले केस में इनवर्स रिलेशन था। हाँ बेटे, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर डॉलर का रेट इंक्रीज होगा, अगर डॉलर का रेट इंक्रीज होगा बेटे तो हम उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, और अगर डॉलर का रेट कम होगा बेटे तो हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे। ओके सर, ये सारी बातें आप लोगों ने नोट की होंगी, हम इसके आगे चलते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between price of between price of foreign exchange, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज, एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। When foreign exchange rate rises, supply for foreign exchange also rises, and vice versa। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए बेटे, रेट ऑफ एक्सचेंज, quantity supplied of foreign exchange, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है बेटे, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। मान लेते हैं बेटे ये R2 है, रेट है बेटा मेरा $1 60 रुपीज, ये क्वांटिटी की सप्लाई चल रही है। मान लो बेटे अगर डॉलर का रेट कम हो जाए, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, डॉलर का रेट कम हो जाएगा। R1
$1.55 हो गया, क्वांटिटी बेटे कम। और अगर बेटे डॉलर इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर। सर जैसे आपने हमें डिमांड के सोर्सेज बताए थे, क्या ऐसे सप्लाई के भी सोर्सेज होते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल होते हैं, जो हमने डिमांड के लिए लिखे थे वही बेटा सेम सप्लाई के सोर्सेज होते हैं। बस फर्क ये होता है कि डिमांड इंडिया में हो रही होती है और सप्लाई बाहर से इंडिया में आती है, यानी हम लोग बाहर से डॉलर लेकर आते हैं और इंडिया में देते हैं। ओके सर। फॉरेनर्स इंडिया में घूमने के लिए आएंगे तो वो हमें डॉलर्स की सप्लाई करेंगे, हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम यहाँ से डिमांड करके लेके जाते हैं डॉलर्स के, वहां पे खर्च करते हैं बेटे। ओके सर। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, लिखें आप लोग। द सप्लाई ऑफ foreign exchange comes from the following sources. Point number 1, export of goods and services to foreign countries. Next point, investment by foreign countries in the domestic country or purchase of assets by foreigners. नेक्स्ट पॉइंट, वहां पे हमने लिखा था सेंडिंग गिफ्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे बेटा रिसीविंग गिफ्ट्स। रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनवर्ड मूवमेंट of foreign currencies due to currency dealers and speculators। जैसे हमने वहां पे लिखा था स्पेकुलेशन पर्पस के लिए है बेटे, ऐसे बेटे वो स्पेकुलेटर्स जो इंडिया में स्पेकुलेशन करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट होती है। जब हम यहाँ से पैसा बाहर ले जाते हैं तो आउटवर्ड मूवमेंट होती है, अब वहां से पैसा जब इंडिया में आ रहा है तो बेटा इनवर्ड मूवमेंट। अदर रिसिप्ट्स involved in international transactions or foreign tourists coming to India।
foreign tourists coming to India. तो बेटे जो हमने डिमांड के लिए सोर्सेज लिखे थे हमने उनके रिवर्स कर दिया, उसको हम लोगों ने वहां इंपोर्ट लिखा था या एक्सपोर्ट कर दिया। वहां पे लिखा था बेटे कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे बेटे फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं बेटे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर करने वाले हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ कर देते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला कर। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे पेज। हो गया सर, लास्ट लाइन हो गया। डिटर्मिनेशन of equilibrium exchange rate. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, हम किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटे कि आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। हम लोगों को पता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम अब नहीं चलता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अब फॉलो होता है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जहां पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बेटे, वहां पर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ये इक्विलिब्रियम आ गया। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई अपवर्ड मूवमेंट होता है बेटा, उसका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, इंटरसेक्शन आया, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। रेट ऑफ एक्सचेंज and supply of foreign exchange. Quantity demanded and supply of foreign exchange. तो मैंने आपको आसान भाषा में समझाया कि जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा बेटे, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। ओके सर, तो बेटे जो मैंने आपको बोला कि हम लोग ऐसा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉलो करते हैं,
मैं इन्हीं सारी बातों को, जो अभी आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है बेटे, इन्हीं सारी बातों को मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिए। The equilibrium exchange rate is determined by the equality between demand and supply of foreign exchange. In other words, the rate of exchange is determined by the interaction of demand and supply curve in the foreign exchange market. In the foreign exchange market. बच्चों ने लिखा, suppose we want to determine the rate of exchange between rupee and dollar, or price of dollar in terms of rupees DD is the demand curve for dollar, and SS is the supply curve of dollar. Demand curve is downward sloping and supply curve is upward sloping. Demand curve is downward sloping and supply curve is upward sloping.
the exchange rate is determined where the demand for dollars becomes equal to its supply, or where the foreign exchange demand curve and supply curve intersect each other. In the above diagram, DD demand curve intersect SS supply curve. At point E. Hence, the equilibrium exchange rate is determined as OR. बेटे स्टूडेंट्स इस बात को तो समझ गए कि जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं बेटे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूं। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत स्लो बात करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये बेटे हमने अभी तक पढ़ा कि जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमने फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन कर दिया। ये हमने अभी तक पढ़ा बेटे। अब हम ये पढ़ें जरा बेटे, अब हम लोग जरा इस बात को पढ़ें कि मान लो अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए या एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यानी अगर हम इसको पहले प्लॉट कर लें, ओ आर, इसको क्यू कहते हैं। मैं यहां पे टॉपिक लिखता हूं, इफ exchange rate rises or falls,
अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए या एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है? इफ एक्सचेंज रेट राइजेस और एक्सचेंज रेट फॉल्स तो क्या होगा? सर राइजेस का क्या मतलब है और फॉल का क्या मतलब है? मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ बेटे, ध्यान से देखें। $1 60 यहाँ पे रेट फिक्स हुआ हुआ है बेटे। मान लो बेटे डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया, $1 65। तो हम ये बात तो जानते हैं कि जब डॉलर इंक्रीज होता है तो सब लोग मार्केट के अंदर बेटे सप्लाई ज्यादा करेंगे क्योंकि डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया, उनको फायदा होगा। यानी सर ये जो सिचुएशन मार्केट में आएगी, इस सिचुएशन को कहा जाएगा एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, हर कोई मार्केट में सप्लाई करेगा क्योंकि डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया। सर मान ले अगर डॉलर का रेट कम हो गया, $1 ₹55, ये R1, ये R2। मान ले डॉलर का रेट कम हो गया बेटे, डॉलर का रेट जैसे ही कम होगा हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे, इनवर्स रिलेशन होता है बेटे। यानी सर यहाँ पर जैसे ही डॉलर कम होगा हम लोगों को फायदा होगा, हम बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये बेटे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। यानी सर हमें सही में समझ आई ये बात कि अगर डॉलर का रेट इंक्रीज होता है तो एक्सेस सप्लाई होती है मार्केट, और जब डॉलर का रेट कम होता है बेटे तो एक्सेस डिमांड मार्केट में होती है। ठीक है सर। यहाँ पे लिखेंगे बेटे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। अब बेटे जो मैंने आपको प्लॉटिंग करवाई है मैं उसी के बिहाफ पर, उसी डायग्राम के बिहाफ पर यहाँ कुछ बातें लिख रहा हूँ। इफ foreign exchange rate rises to OR1, the demand for foreign exchange will fall to OQ1 and supply will rise to OQ2. It is a situation of excess supply which results in fall in exchange rate till it again
reaches the equilibrium level OR. मैं बेटे बी पार्ट में लिखूंगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होता है, इफ foreign exchange rate falls to OR2, the demand for foreign exchange will rise to OQ2, and supply will fall to OQ1. It is a situation of excess demand which results in rising exchange rate, which result in rising exchange rate, till it again reaches equilibrium level OR. ये बातें बहुत आसान थी बेटे, आप लोगों को समझ में आ गई। अब बेटे क्वेश्चन ये अराइज हुआ, बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आपने ऊपर सिचुएशन तो बना दी, आपने हमारे को ऊपर दो सिचुएशन तो बना के दिखा दी कि एक सिचुएशन में एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है और एक सिचुएशन में एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सर कारण क्या है इसके? एक्सचेंज रेट क्यों इंक्रीज हो जाता है, एक्सचेंज रेट क्यों डिक्रीज हो जाता है? तो सर हमें क्या बात करनी है, यानी सर हमारे को यहाँ पर ये बताओ कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है। बेटे मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जहां पे उनका इंटरसेक्शन होगा बेटे वहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा, और उसके फ्लक्चुएट होने से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है, हम उसकी बात करते हैं। सर ये लास्ट वाला पॉइंट दिखा देना। हाँ बेटे अभी करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं रीजंस behind rise in demand for foreign exchange with fall in its price. Reasons behind rise in demand for foreign exchange with fall in its price. सर जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम होगा, डिमांड किन किन कारणों के लिए इंक्रीज होगी? हम ऐसा क्या करेंगे कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? बेटे हम यहाँ पे तीन बातें करेंगे। इंपोर्ट इंक्रीजेस,
इंपोर्ट इंक्रीज, टूरिज्म इंक्रीज और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। बेटे जैसे प्राइस कम होगा, जैसे फॉल इन प्राइस होगा, प्राइस के कम होते ही हम लोग अपने इंपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे, हम टूरिज्म इंक्रीज कर देंगे, हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि बेटे डॉलर सस्ता हो जाएगा, हमारे लिए बाहर वाले गुड्स चीपर हो जाएंगे। बेटे जो गुड्स पहले हमारे लिए महंगे थे, जो मशीनरी हमारे लिए महंगी थी इंपोर्ट करना, अब वो सस्ती हो गई क्योंकि डॉलर का रेट कम हो गया। तो हम बेटे अपने इंपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, टूरिज्म को इंक्रीज करेंगे और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को भी इंक्रीज करेंगे। सर अगर हम इसका रिवर्स लिखें, अगर हम इसके रिवर्स की बात करें, रीजंस बिहाइंड फॉल, ऐसे आप लिखो, रीजंस बिहाइंड राइज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज with rise in its price। सर जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज होगा, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज होगा, इंक्रीज होगा, तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, हम सप्लाई ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। उसके क्या कारण होंगे बेटे? देखो ना, बहुत आसान से कारण होंगे। पहला, डॉलर महंगा हो गया, हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा, जब वो एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स उनके पास ज्यादा अमाउंट आएगा बेटे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा हमारे यहाँ पर, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा बेटे, और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। सर आपने हमें ये 3 पॉइंट यहां पर बता दिए बेटे। आज के लिए आप बस इन पॉइंट्स को यहां पर लिख लें, इनके बारे में 2-2 लाइनें मुझे लिखवानी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। और फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक करेंगे डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, जो 1 लाइन का है, और हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटे। पहले आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वहां से लर्न करेंगे। मैं आपको ये स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पहले वहीं से लर्न करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स आप पहले कहां से लर्न करेंगे, जो मैं लिखवा रहा हूं। आप लोग नोट्स पे नहीं जाएंगे, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स मैं आपको कल परसों 2 दिन 3 दिन में दे दूंगा बेटे, वो तो प्रिंट करा कर देने हैं जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के दिए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि पहले आप वो लर्न करेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप एक बार इसको लर्न कर लो, आप इन रजिस्टर्स को मेंटेन करके लर्न कर लो बेटे, उसके बाद आप नोट्स पे चले जाओ। आपको अगर लगता है कि कुछ बातें कम लिखी गई या कुछ बातें नहीं है तो आप नोट्स को रेफर करो, लेकिन पहले जो मैं लिखवा रहा हूं आप प्लीज इसको नोट करो। आप अगर सेंटर पर आ रहे होते तो मैं बेटे सारी बातें डिक्टेट करता और आप लोग लिखते। अब आप देखो कि मेरे को सब कुछ लिखना पड़ रहा है, मैं खुद आपके साथ लिख रहा हूँ बेटे, तो आप वहां नोट कर रहे हैं, तो मेरी मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन आप लोग बेटे सारे नोट्स अपने साथ लिखते रहो, अपने साथ बनाते रहो, आपको बोर्ड के अंदर ये रजिस्टर ही काम आएगा बेटे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें आधा घंटा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेगा, और मैं आपको अभी बोल रहा हूं बेटे, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का बैंकिंग का टेस्ट है, नो मनी ओनली बैंकिंग। नेक्स्ट क्लास आपको ऐप के ऊपर टेस्ट देना है बेटे, बैंकिंग का, बैंकिंग का टेस्ट है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट क्लास पहले टेस्ट देंगे, उसके बाद क्लास होगी। तो हाफ एन आवर का हमारा टेस्ट है और हाफ एन आवर हमारी क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग अभी से याद रखिए, मैं रिमाइंड भी करा दूंगा, बैंकिंग का टेस्ट है आप लोगों का। तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटे।